तो ये कहानी है लियम की, जो कि ट्रेन में खड़ा हुआ अपने घर जा रहा होता है और इस बंदे की लाइफ एकदम झंड है और ये अपनी जॉब से काफी ज्यादा परेशान है, जो कि इसका बॉस इसे बात बात पर डांटता रहता है। लेकिन फिर भी ये बंदा इस काम को नहीं छोड़ता, क्योंकि इसकी एक फैमिली है जिसके लिए वो ये सारा कुछ करना चाहता है। और ये सारी बातें सोचते हुए ये बंदा अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ, जिसका नाम मीका होता है, वो इसे वेलकम करती है और साथ में ये बताती है कि सुनो लियम, हमारी बेटी को एक डॉग चाहिए। हाँ, जब मेरी छुट्टी होगी मैं इसके बारे में सोचूंगा। जिसके बाद वो अपनी बेटी के रूम में जाता है, जिसका नाम है कानामी, और वो एक डॉग की डॉल लेकर सो रही होती है और ये उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और अगले दिन वो अपनी बेटी को एक क्यूट सा डॉग भी दिला देता है और इस बात को याद करता है कि उसके पास भी एक डॉग हुआ करता था और आज भी वो उस डॉग को काफी ज्यादा मिस करता है। और ये सारा कुछ देखकर उसकी वाइफ कहती है कि अब तो हमारी बेटी के पास एक डॉग है, तो अब तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और अपनी फैमिली को खुश देखने के लिए ये बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और अब ये धक्के खाते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ पर इसका बॉस इसके ऊपर चौड़ा हो जाता है। अबे ओए, काम पर क्यों नहीं आया तू, कहाँ था तू? और लियम ये सारी डांट खाने के बाद अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और यहीं पास में उसका एक कलीग बैठा हुआ होता है और वो ये बताता है कि जब तुमने बॉस को इन्फॉर्म किया, क्या तुम नहीं जानते कि उस दिन बॉस गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं? सच में यार, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और ये सारी बातें सोचते हुए लियम अपने घर जा रहा होता है और वो इस जॉब को क्विट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने घर आ जाता है और अपनी बेटी को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और मीका उसे बताती है कि हमारी बेटी ने एक स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया है। और ये सुनने के बाद वो बंदा आराम से अपना खाना एंजॉय करता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लियम अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा होता है और तभी उसके पास एक लड़की का मैसेज आता है, जो कि उसे एक नए मेगा के बारे में बता रही होती है। और ये देखने के बाद वो थोड़ा खुश हो जाता है और दोबारा से अपने क्लाइंट को ढूंढने लगता है। और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसकी वाइफ मीका किसी अननोन बंदे के साथ एक कैफे में बैठी हुई होती है और ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है कि इसे तो हमारी बेटी को स्पोर्ट्स क्लब लेकर जाना था। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे अपने घर आ जाते हैं और मीका उसके लिए खाना लगाने जा रही होती है। लेकिन तभी लियम उससे ये पूछता है कि कानामी की स्पोर्ट्स क्लास कैसी रही? अरे हाँ, हमारी बेटी आज मैच में फर्स्ट आई है। और ये सुनने के बाद वो काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी कानामी के साथ खेलना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखता है, क्योंकि ये उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। और वो ये सोचता है कि मुझे अपनी वाइफ से उस आदमी के बारे में पता करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी जॉब पर चला जाता है और सारा काम खत्म करने के बाद वो अपने पीसी को शट डाउन कर देता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि इस बार कैफे में उसकी वाइफ मीका नहीं बैठी होती। लेकिन तभी अचानक उसे अपनी वाइफ की आवाज आती है, जो कि उसी बंदे से बातें कर रही थी और इस बार उसके साथ कानामी भी होती है। और ये देखने के बाद लियम छुप जाता है और वो छुप कर ये सारी बातें सुनता है। जिसके बाद वो अननोन बंदा भी यहाँ पर आ जाता है और कानामी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पापा कहकर बुलाती है। और ये सुनने के बाद लियम काफी शॉक्ड हो जाता है और जब वो अपने काम पर आता है तो अब भी ये वही बातें सोच रहा होता है और वो ये सोचता है कि पक्का कानामी ने कोई गेम खेली होगी, वरना वो किसी को ऐसे पापा नहीं बुला सकती। और तभी अचानक उसका बॉस यहाँ पर आ जाता है। अबे ओए, काम क्यों नहीं कर रहा तू? अरे यार, मेरा कंप्यूटर ऑन होने में काफी टाइम लेता है। और जैसे ही उसका कंप्यूटर ऑन होता है वो दोबारा से अपने काम पर लग जाता है। और फिर हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर मीका लियम को ये बताती है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है। और ये सुनने के बाद लियम काफी शॉक्ड हो जाता है और वो भागकर हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर मीका बैठी हुई होती है। और तभी अचानक अंदर से एक सर्जन बाहर आता है और वो ये बताता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अबे नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। वो ये कहता है कि आपकी बेटी एकदम सेफ है, लेकिन उसे थोड़े ब्लड की जरूरत है। और फिर ये दोनों ही अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं, लेकिन ये डॉक्टर उसकी वाइफ को अंदर ले जाता है। और जैसे ही लियम ब्लड चार्ट देखता है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसके मन में दोबारा से डाउट आने लगते हैं। और जब ये सारे घर आ जाते हैं तो लियम अपनी वाइफ के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है और वो ये पूछता है कि आखिरकार वो इंसान कौन है जिसके साथ तुम घूमती हो? मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती और तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन इंसान? सुनो, मुझे सच सच बताओ, क्या कानामी मेरी बेटी नहीं है? लेकिन मीका उसकी बातों का जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो उल्टा लियम को ही सुनाना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि तुम्हारी
जॉब एकदम बेकार है और शादी के टाइम तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सारी खुशियाँ दोगे, लेकिन तुम तो चिल्लर कमाते हो। और ये सुनने के बाद लियम के दिल को ठेस पहुँचती है और वो ये कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम्हारी इस मेहनत से कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसके बाद वही होता है जिसका डर था और मीका कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती और मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। और ये सुनने के बाद लियम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और मीका अपनी बेटी को लेने के लिए जा रही होती है और लियम उसको रोकने की काफी कोशिशें करता है कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ। और ये सारी आवाजें सुनने के बाद कानामी भी बाहर आ जाती है और लियम उससे पूछता है कि सुनो बेटी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? लेकिन वो इसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देती और ये कहती है कि मुझे तो दूसरे पापा पसंद है। और ये सुनकर लियम अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि लियम अपने पीसी पर काम कर रहा होता है और तभी उसके बॉस उसे आवाज लगाते हैं और वो लियम से ये पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने इस अननोन अकाउंट में इतने सारे पैसे ट्रांसफर क्यों किए? लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ये सारा कुछ तुम्हारे पीसी से ही हुआ है। और तभी वो इस बात को याद करता है कि उसका पीसी शट डाउन नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो बार बार अपने पीसी को ऑन करके जाया करता था। और जैसे वो अपने आसपास देखता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और ये समझ जाता है कि उसके बॉस ने ही उसे फंसाया है और ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, जिसके चलते उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और साथ में उसकी वाइफ भी उसे डाइवोर्स दे देती है और अब उसे अपनी वाइफ को एलिमनी भी देनी है और साथ में उस कंपनी को जिसमें वो काम किया करता था उसे 50 मिलियन येन भी चुकाने हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो ये कंपनी उसके ऊपर केस भी कर सकती है। तो इसलिए लियम अलग अलग जगहों पर पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू कर देता है ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम दोबारा से लियम को देखते हैं जिसके पास दोबारा से उसी लड़की का मैसेज आता है और वो इसे एक नई मांगा के बारे में बता रही होती है। और अब लियम उसे रिप्लाई करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोबारा से अपने काम पर आ जाता है और वो अपनी बेटी को काफी मिस कर रहा होता है। और तभी अचानक उसे खांसी आनी शुरू हो जाती है और जैसे वो अपने हाथ पर देखता है तो उसे अपने हाथ पर ब्लड दिखाई देता है। और रात में लेटे हुए भी वो यही बातें सोच रहा होता है कि मुझे इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा और मेरे ऊपर कितना डेट है जो कि मुझे चुकाना है। और इस बार वो बहुत ही ज्यादा होपलेस हो जाता है। और तभी अचानक उसे अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है जिसके अंदर उसके बॉस उसी के पीसी से वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। और तभी उसके सामने मीका भी आ जाती है जो कि एक काफी एक्सपेंसिव ड्रिंक पी रही होती है। और ये सारा कुछ देखकर लियम टूट रहा होता है और तभी उस इंसान का चेहरा भी सामने आता है जो कि सबके पीछे है और ये बंदा कोई और नहीं लियम का बॉस होता है। और ये सारा कुछ देखकर लियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये कहता है, मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मेहनत की लेकिन फिर भी तुमने मेरी लाइफ को इस तरह से बर्बाद करके डाल दिया। और वो इन दोनों से ये बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि अपने आप को गाइड बुलाता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन मुझे बदले में तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस चाहिए, जैसे कि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द और तुम्हारे अंदर ये बदले की भावना। और फिर देखते ही देखते लियम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और गाइड कहता है, तुम्हारे अंदर की ये नेगेटिविटी काफी ज्यादा टेस्टी है, मुझे यही चाहिए। जिसके बाद वो एक सूटकेस को बाहर निकालता है और ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद वो कुछ कार्ड्स को बाहर निकालता है और ये सारे अलग अलग वर्ल्ड्स हैं जहाँ पर लियम रीइंकार्नेट हो सकता है। और अब वो लियम से पूछता है कि तुम्हें कौन से वर्ल्ड में जाना है, एक फैंटेसी वर्ल्ड या फिर एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर सारे लोग समुराय हो, या तुम वेस्ट में जाना चाहते हो। और लियम बड़ी गौर से इन सारे वर्ल्ड्स को देख रहा होता है और तभी वो एक ऐसा वर्ल्ड नोटिस करता है जहाँ पर काफी सारी स्पेसशिप्स और मेगा होते हैं। और लियम इसी वर्ल्ड को चुन लेता है और गाइड ये बताता है कि ये तो एक स्काई 5 वर्ल्ड है जहाँ पर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि यूनिवर्स पर राज करते हैं। जिसके बाद गाइड उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है और जैसे लियम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं और तभी अचानक उसके घर में से एक जोरदार रोशनी बाहर निकलती है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम उसी स्काई 5 वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर एक काफी खतरनाक बैटल चल रही होती है। और यहीं पर हम लियम को भी देखते हैं जो कि एक ब्लैक मेगा के अंदर बैठा हुआ होता है और वो अपने एक फाइनल शॉट से इस पूरी की पूरी बैटल को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और वो ये कहता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। और तभी उसका अर्माडा भी यहाँ पर आ जाता है और वो भी अपने साथियों के साथ मेन शिप में चला जाता है। और फिर
फिर हम देखते हैं कि आसमान में जो रोशनी चमक रही थी वो धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाती है और लियम भी एक दूसरे वर्ल्ड में जन्म ले रहा है और वो फैसला करता है कि वो इस वर्ल्ड पर राज करेगा। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो एक छत पर लेटा हुआ होता है और वो उठकर सोचता है कि वो इस वर्ल्ड में क्या कर रहा है। और तभी उसे याद आता है कि वो इस वर्ल्ड के अंदर एक नोबल है और उसकी फैमिली एक प्लेनेट के ऊपर राज करती है जिसका नाम है हाइड्रा। जिसके बाद वो अपने घर पर चला जाता है और ये घर दिखने में काफी अजीब लग रहा होता है। और जैसे लियम अंदर जाता है तो सारे लोग उसे बर्थडे विश करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आज लियम का बर्थडे है। और उसकी मॉम उसे देखकर काफी खुश हो रही होती है और वो ये कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कहीं पर चली जाती है और लियम भी उनका पीछा करता है। और तभी अचानक लियम ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी बड़ा केक होता है जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है। और यहाँ पर उसे एक रिमोट भी दिखता है और उसकी मॉम बताती है कि तुम इस रिमोट का इस्तेमाल करके एक मेड को चुन सकते हो। और जैसे वो इस रिमोट के बटन को प्रेस करता है तो उसके सामने काफी सारी आंखें आ जाती हैं और वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम ये सारा कुछ क्या है। और वो ये बताती हैं कि तुम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी मेड को कस्टमाइज कर सकते हो। और ये सुनने के बाद उसके गाल लाल हो जाते हैं, जिसके बाद वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से चेक करना शुरू कर देता है, यानी कि आँख, कान और गाल। और तभी अचानक लियम के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं और वो आज लियम को अपना टाइटल देने वाले हैं। और ये सुनने के बाद लियम थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उसके फादर बताते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम काउंट के टाइटल को इनहेरिट कर सकते हो। और अब लियम इसके बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा होता है और उसकी मॉम ये कहती है कि तुम्हारे लिए ये काफी बेटर है क्योंकि तुम इससे इंडिपेंडेंट रह सकते हो। जिसके बाद उसके डैड यहाँ पर एक बंदे को बुलाते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आता है, जिसके बाद लियम उसके ऊपर साइन कर देता है और उसके डैड काफी खुश होते हैं। अरे वाह बेटी, आज से तुम काउंट हो और मैं और तुम्हारी मॉम आज से तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, तो एंजॉय करो। और फिर हम लियम को देखते हैं जिसके अंदर न जाने क्या चल रहा होता है और वो अंदर ही अंदर काफी खुश होता है और साथ में उस गाइड को भी थैंक्स बोल रहा होता है जिसने लियम को ये मौका दिया, यानी कि इस वर्ल्ड में उसे रिइंकार्नेट कर दिया। और फिर हमें दोबारा से उसी बंदे की बॉडी को दिखाया जाता है और इस बंदे का रियल नाम है कामिजाके। और ये बंदा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, यानी कि ये इंसान मर चुका है। और यहीं पर हम गाइड को भी देखते हैं और वो ये कहता है कि ये इंसान मेरे जाल में फंस चुका है और ये इसे कभी भी पता नहीं लगेगा और मैं इसके इमोशंस का आगे भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो काफी मजा आएगा। और फिर अगली सीन में हम कामिकाजे के बॉस और मीका को देखते हैं और ये दोनों ही बातें कर रहे होते हैं और उसका बॉस ये कहता है कि मुझे कामिकाजे के लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन उसकी वाइफ काफी ज्यादा खुश होती है और वो ये कहती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एकदम खुश हूँ। और अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए। और तभी अचानक यहाँ पर गाइड आ जाता है और वो आते ही स्नैप करता है, जिससे यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और ये सारे ही लोग बॉस को गिरफ्तार करने के लिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इसी बंदे ने कामिजाकी को फंसाया है। और ये देखकर इस बॉस की फट जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन वो इसे बेड़िया पहनाकर यहाँ से ले जाते हैं और मीका उसे रोकने की काफी कोशिशें करती है, पर गाइड उससे कहता है कि ये तुम्हारा कर्म है और जो तुमसे सच में प्यार करता था वो भी अब मर चुका है। और फिर हमें दोबारा से कामिजाकी की बॉडी को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब हो जाती है और मीका भी शॉक होकर नीचे बैठ जाती है। जिसके बाद ये गाइड एक पोर्टल खोलकर यहाँ से निकल जाता है और फिर यहाँ पर एक डॉग की स्पिरिट आती है जो कि कामिजाकी को देखती है और फिर से उसी पोर्टल में चली जाती है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि दूसरे वर्ल्ड में एक काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है और यहीं पर हम दो पायरेट्स को देखते हैं जो कि आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि चलो यार प्लान बनाते हैं कि हमें इसे कैसे लूटना है। और इन दोनों के पास एक काफी खतरनाक मेगा भी होता है जो कि एक दूसरे व्हाइट मेगा के साथ लड़ रहा था और इन दोनों की फाइट काफी खतरनाक तरीके से चल रही होती है। तभी पायरेट्स का बॉस ये कहता है कि कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक और न्यू मेगा आ जाता है और वो एक एक करके इन सारे मेगास को खत्म करना शुरू कर देता है। और तभी हमारे सामने ये बात आती है कि इस मेगा को कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीना चला रही होती है जो कि पहले एक नाइट भी थी। और फिर हमारा सीन दोबारा से लियम पर आता है जिसके सामने एक बॉक्स रखा हुआ होता है और इस बॉक्स के अंदर वही मेड होती है जो कि लियम ने खुद ही कस्टमाइज की है और वो इसे देखकर काफी खुश होता है। और तभी वो इस बूढ़े अंकल से कहता है, अरे अंकल मुझे बताओ इसे खोलना कैसे है। जिसके बाद वो इस बॉक्स के ऊपर हाथ रखता है जिससे ये बॉक्स अपने आप ही गायब हो जाता है और ये मेड बाहर आ जाती है। जिसके बाद ये मेड अपनी आंखें खोलती है और लियम को देखती है और लियम भी उसी को ही देख रहा होता है। जिसके बाद वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है अमागी। और अब लियम ये चेक करता है कि आखिरकार ये डॉल किस चीज की
बनी है और वो इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है और ये बूढ़ा आदमी उसे रोकने की काफी कोशिशें करता है, पर लियम दरवाजा उसके मुंह पर मारकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियम अपनी इस मेड से मसाज ले रहा होता है और काफी रिलैक्स फील कर रहा होता है, लेकिन यही पास में खड़े हुए इस बुढ़े की जल रही होती है। तुम्हें पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और तभी लियम अमागी से पूछता है, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकती हो? अरे नहीं, आप मेरे मास्टर हो। और ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब ये सारा कुछ देखने के बाद बटलर ये बताता है कि ये सारा कुछ हमारे एम्पायर की वजह से है, क्योंकि हमें एआई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लियम इसका रीजन पता करता है और ये बटलर बताता है कि एक बार एआई ने सारी की सारी फोर्सेस पर अपना कंट्रोल कर लिया था और ह्यूमैनिटी पूरी तरह से हारने वाली थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिनकी वजह से हमने इस फाइट को जीत लिया और इस एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद लियम उससे पूछता है कि आखिरकार मेरी मॉम ने मुझे एआई मेड क्यों दी, और वो इसकी बातों का जवाब देने से मना कर रहा होता है। लियम कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और अब तुम्हें मेरी सारी बातों का जवाब देना होगा। और वो ये बताता है कि बेनेफील्ड हाउस के ऊपर काफी ज्यादा डेट है और तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे और वो सारी चीजों को बड़े अच्छे से ही मैनेज किया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद जो भी लोग आए उन सभी ने बेनेफील्ड हाउस के लिए काफी ज्यादा डेट लिया। और ये सारी बातें सुनने के बाद लियम समझ जाता है कि उसकी मॉम और डैड ने उसे यहाँ पर फंसा दिया है, वो भी इतने सारे डेट के साथ। और अमागी भी बड़े आराम से खड़े होकर इन दोनों की ये सारी बातें सुन रही होती है। और जैसे ही लियम खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक भी अच्छी चीज दिखाई नहीं देती, यानी कि चारों तरफ जो चीजें होती हैं वो किसी भी काम की नहीं होती। और फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी दूसरे बंदे से ये कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे नए लॉर्ड बस 5 साल के हैं? और वो ये कहता है, अरे हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन जब भी कोई नया लॉर्ड आता है तो वो टैक्सेस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, तो ये हमारे लिए एक दिक्कत ही है। और फिर हम दोबारा से लियम को देखते हैं जो कि ये समझ जाता है कि उसका किंगडम एकदम बेकार है और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि वो सारा का सारा डेट चुका सके, यानी कि इस बंदे के साथ दोबारा से स्कैम हो चुका है। और इस बार ये स्कैम करने वाले कोई और नहीं बल्कि इसके ही मॉम डैड हैं। जिसके बाद वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है कि वहाँ पर भी उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था। और फिर वो अमागी को देखता है जो कि बड़े शांत स्वभाव से खड़ी होती है। और अपना पूरा का पूरा एम्पायर देखने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो इस पूरे के पूरे डेट से बाहर निकलेगा और अमागी भी उसका साथ देने के लिए एकदम तैयार खड़ी होती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो अमागी को 3 ऑर्डर्स देता है। पहला कि वो उसकी रक्षा करेगी, और दूसरा कि वो साथ में अपना ख्याल भी रखेगी, और तीसरा और लास्ट कि जब वो इस वर्ल्ड पर रूल करेगा तो अमागी भी उसका साथ देगी। और अमागी भी उसका साथ देने के लिए एकदम तैयार खड़ी होती है। और वो ये कहता है कि मैं यहाँ का काउंट हूँ तो मुझे इस पूरे वर्ल्ड पर रूल करना है। और ये बटलर खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि ये बस 5 साल का है और बातें देखो लंबी लंबी फेंक रहा है। और लियम कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि मुझे ये करना कैसे है। और तभी अमागी उससे कहती है कि तुम ऐसा करने के लिए टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बटलर उन दोनों को रोकने की काफी कोशिशें कर रहा होता है, अरे थांबा थांबा क्या कर रहे हो तुम दोनों। लेकिन तभी लियम उसको चुप करा देता है, अबे चुप बे, ये मेरा फैसला है। और तभी ये बटलर बताता है कि जब एम्पायर को ये पता चलेगा कि आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारे ऊपर काफी दिक्कतें आ जाएंगी। और लियम कहता है कि एम्पायर के रूल के हिसाब से हम थोड़ी बहुत एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी सारी बातें सुनाने के बाद लियम अमागी के साथ यहाँ से निकल जाता है और ये बटलर उसे रोकने की काफी कोशिशें कर रहा होता है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हम लियम को देखते हैं जो कि टाइम कैप्सूल के पास एकदम नंगा खड़ा होता है। और अमागी उसे बताती है कि अगर तुम इसके अंदर 6 महीने बिताओगे तो तुम्हें 10 साल की नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले लियम उससे ये पूछता है, क्या तुम्हारे अंदर कुछ इमोशंस हैं? और अमागी ये बताती है कि हाँ, मेरा एआई थोड़े बहुत इमोशंस को बाहर निकालने की इजाजत देता है। लेकिन जब लियम ने उससे कहा था कि अमागी हर काम में उसका साथ देगी तो उसका प्रोसेसर ओवरलोड हो गया था, जिससे एक बात तो साफ होती है कि शायद अमागी का प्रोसेसर ये इमोशंस वाला मामला झेल नहीं पाता। जिसके बाद लियम इस कैप्सूल के अंदर जाकर सो जाता है और अमागी जाने से पहले ये कहती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी। और इसके बाद हम गाइड को देखते हैं जो कि ये बताता है कि मेरी तो एक अलग ही तरह की एग्जिस्टेंस है और मुझे बस नेगेटिव थॉट्स ही चाहिए होते हैं जो कि मेरी खुराक है। और फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने लिए खाना ऑर्डर करती है, लेकिन तभी अचानक उसकी चॉपस्टिक यहाँ पर टूट जाती है और ये सारा कुछ गाइड भी देख रहा होता है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम लियम को देखते हैं जो कि इस टाइम कैप्सूल से उड़ जाता है और वो अमागी से पूछता है कि मुझे कितना टाइम हो गया। और अमागी बताती है कि आपको 2 साल हो चुके हैं। अरे यार 2 साल,
मेरी बॉडी तो अब भी वैसी की ही वैसी है, मुझे नहीं लगता कि मैं थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग हुआ हूँ। और यहाँ पर लियम ने एक छोटी सी चड्डी पहनी हुई होती है, जिसके बाद अमागी उसे सारे के सारे फाइनेंसेस के बारे में बताना शुरू करती है और लियम ये सारा कुछ देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि अमागी काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। और अब ये दोनों मिलिट्री वाले पोर्शन में आ जाते हैं, जहाँ पर लियम ये इंस्पेक्शन करता है कि उसके पास क्या क्या है जिससे वो अपने आप को और अपने किंगडम को डिफेंड कर सकता है। और इस जगह पर काफी सारे स्पेसशिप्स और शिप्स होती हैं और अमागी उसे सारी चीजों के बारे में बता रही होती है। और लियम भी मेगास को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो काफी कमाल के हैं, क्या मैं भी इन्हें चला सकता हूँ? अरे हाँ, तुम इन्हें चला सकते हो। और ये सुनने के बाद वो काफी खुश हो जाता है। वैसे इन्हें चलाना काफी आसान है। जिसके बाद वो एक मेगा के अंदर बैठ जाता है और अमागी उसे बताती है कि तुम्हें बस मूवमेंट्स के बारे में सोचना है और यहाँ पर सारा कुछ अपने आप होने वाला है। और जैसे लियम उसके ऊपर हाथ रखता है तो वो ये सोचता है कि यार सच में ये तो काफी आसान है। और अब वो इस मेगा को लेकर एक बैटल ग्राउंड में आ जाता है और अमागी ये बताती है कि मैं आपकी एक डुएल करा सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर एक और मेगा आ जाता है जिसके पास एक शील्ड और स्वॉर्ड होती है। और इस सामने वाले मेगा में जो बंदा बैठा हुआ होता है वो इस पूरे इलाके का कैप्टन है। और लियम भी इस फाइट के लिए काफी खुश हो रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और जैसे ही लियम उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो ये कैप्टन हारने की एक्टिंग करने लगता है। और ये देखकर लियम को काफी गुस्सा आता है। अबे ओए छपरी, तू नाटक क्यों कर रहा है? अब सही से फाइट कर ले। और ये सुनने के बाद वो भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और जैसे लियम दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है तो कैप्टन उसके हाथ को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। हाँ भाई छोटू, आ गया स्वाद। और इसी के साथ कैप्टन इस फाइट को जीत जाते हैं। और अमागी कहती है अभी तुम्हारे पास लड़ने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर अगले सीन में हम दोबारा से लियम को देखते हैं जो कि अपने आलीशान कासल के अंदर बैठा हुआ होता है। और वो अपने बटलर से ये कहता है कि जाओ मेरे लिए एक बंदा ढूंढो जो कि मुझे ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि मुझे भी काफी स्ट्रॉन्ग बनना है। अरे मालिक, आपको स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी से भी लड़ना नहीं है। और तभी लियम अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि पिछले वर्ल्ड में भी वो काफी कमजोर था और इसीलिए उसके साथ काफी बुरी चीजें भी हुई थी। और अब मैं ये सारा कुछ दोबारा से दोहराना नहीं चाहता। और फिर अगले सीन में हम एक और नए बंदे से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि अपना नाम यासुशी बताता है। और लियम ने इस बंदे को यहाँ पर इसीलिए बुलाया होता है क्योंकि ये बंदा अपनी एक स्पेशल टेक्निक के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वैसे मैं अपने स्कूल को पूरे टॉप पर लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन गैलेक्सी में ऐसा करना इतना भी आसान नहीं है। और जिस टेक्निक की तुम बात कर रहे हो उसका नाम है द वे ऑफ फ्लैश। सुनो मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा एक नंबर का फ्रॉड है। वैसे क्या तुम मुझे अपनी वो स्पेशल टेक्निक दिखा सकते हो? और अब ये सारे एक नई जगह पर आ जाते हैं और यासुशी चारों तरफ से लकड़ियों के बीच में खड़ा हुआ होता है और वो लियम से कहता है कि तुम बस मेरी टेक्निक के ऊपर फोकस करो। और तभी अचानक वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर दोबारा से उसे अंदर रखता है, लेकिन इतने ही कम टाइम में सारी की सारी लकड़ियाँ कट जाती हैं। अरे वाह अंकल, तुमने तो कमाल कर दिया। और जैसे अमागी इन सभी को रिकॉर्डिंग दिखाती है तो उसके अंदर बस स्वॉर्ड का बाहर निकलना और अंदर जाना ही रिकॉर्ड होता है, यानी कि ये स्ट्राइक रिकॉर्ड नहीं होती। और अब लियम उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है और यासुशी भी उसे अपना शागिर्द बना लेता है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यासुशी दोबारा से इसी जगह पर आता है कि मैंने उस बच्चे को आराम से बेवकूफ बना दिया, क्योंकि ये सारी की सारी लकड़ियाँ पहले से ही कटी हुई थी। और गाइड भी ये सारा कुछ बैठा हुआ एक अलग डायमेंशन से देख रहा होता है और स्माइल करता है। और फिर अगले सीन में हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो कि एक स्पेसशिप चला रही होती है और वो सामने वाले बंदे से बात करने के लिए कहती है। और तभी उसकी को पायलट सामने वाले बंदे को कॉल लगा देती है। क्रिस्टीना कहती है कि तुम्हारे पास बस आखिरी मौका है, जल्दी से सरेंडर कर दो। लेकिन ये सामने वाला छपरी जिसका नाम बोयास होता है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। शायद तुम नहीं जानते कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि बोयास ने यहाँ पर बहुत ही सारी पायरेट शिप्स को बुला लिया होता है। और ये देखकर क्रिस्टीना काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका सारा का सारा प्लान अब धाराशाही होने वाला है। बोयास कहता है कि तुम शॉक्ड मत हो, मैंने उन सभी को पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लिया है और ये सारे अब मेरी साइड हैं। और ये सारे लोग इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो रहे होते हैं कि उन्होंने जिन शिप्स के साथ अलायंस किया था उन सारी शिप्स ने इन्हीं को ही घेर लिया है। बोयास कहता है कि तुम्हारे पास अब भी टाइम है कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो अगर तुम अपने प्लेनेट को बचाना चाहती हो। और इस तरफ हम लियम को देखते हैं जो कि अब भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी वो द वे ऑफ फ्लैश टेक्निक को सीख नहीं पाता और काफी ज्यादा थक जाता है। मुझे कुछ भी करके द वे ऑफ फ्लैश टेक्निक को सीखना होगा। और अमागी उसे थोड़ा शांत होने के लिए कहती है और लियम कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यासुशी से बात करनी चाहिए। और फिर हमें यासुशी को दिखाया जाता है जो कि आराम से पसरा हुआ मांगा पढ़ रहा होता है। और तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है और ये बंदा काफी सीरियस हो जाता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लियम होता है और वो ये कहता है कि प्लीज मुझे वो टेक्निक सिखा दो। सुनो, वैसे तुम आज से मेरे स्टूडेंट नहीं हो
और ये सुनने के बाद लियम काफी शॉक्ड हो जाता है। एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है वो इस टेक्निक को सीख नहीं सकता। और ये सुनने के बाद लियम उससे माफी मांगता है और जैसे लियम यहाँ से जाता है तो यासुशी दोबारा से लेटकर चिप्स खाना शुरू कर देता है। और लियम सोचता है कि मेरी इस गलती के लिए मुझे यासुशी को कंपनसेट करना होगा। और तभी यासुशी कहता है कि वैसे मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अगर चाहो तो अपनी मर्जी से मुझे कुछ भी दे सकते हो। और तभी उसके मन में लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं कि अब मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। और फिर हम दोबारा से बोयास को देखते हैं जिसने क्रिस्टीना को पकड़ लिया होता है। तो चलो सारा काम खत्म हो चुका है, अब पार्टी करते हैं। लेकिन तुम कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? और तभी बोयास उसे उसका प्लेनेट दिखाता है। क्रिस्टीना ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि सारी की सारी शिप्स उसी के ही प्लेनेट के ऊपर अटैक करने वाली होती हैं। और वो बोयास को रोकने की काफी कोशिशें करती है, लेकिन उसकी ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और बोयास उसका प्लेनेट तबाह कर देता है। और इस तरफ हम दोबारा से लियम को देखते हैं जहाँ पर अमागी उसे उसके किंगडम के बारे में सारे अपडेट्स दे रही होती है। और वो ये बताती है कि हमारे ऊपर से अभी डेट कम नहीं हुआ है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन पहले से ज्यादा हो चुकी है। जिसके बाद वो ये बताती है कि वेलफेयर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। और ये सुनने के बाद लियम सोचता है कि मेरा सारा का सारा प्लान एकदम सही है, बस उसे एग्जीक्यूट करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। जिसके बाद वो अपने सामने रखे हुए डॉक्यूमेंट्स को चेक करना शुरू कर देता है जिसके अंदर काफी सारी गलतियां होती हैं। और फिर वो इसके इंचार्ज को यहाँ पर बुला लेता है। अरे वाह लियम जहाँपना, आप कैसे हो? आप तो एकदम क्यूट हो। और वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। और तभी लियम उससे ये कहता है, अबे ओए ढक्कन, चुपचाप खड़ा रहे और मुझे ये बता कि इस वाले हिसाब किताब के अंदर हेरा फेरी किसने की है? अरे मालिक, वो तो कुछ जरूरी खर्चे थे जो कि मैंने इसमें से ले लिए। वैसे मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अरे मालिक, मुझे माफ करना, वैसे ये सारी चीजें मैंने नहीं, मेरे सबऑर्डिनेट ने की है। लेकिन अमागी सारी चीजों को चेक करने के बाद ये बताती है कि इसके कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये सारा काम तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने किया है। और तभी लियम ये समझ जाता है कि ये इंसान वही करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके साथ उसकी पास्ट लाइफ में हुआ था। और फिर ये बंदा कहता है कि ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और जहाँपना आपको इस एआई के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लियम का गुस्सा एक अलग ही लेवल पर होता है और वो ये कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट तुम्हारी वजह से मारा जाए? और अमागी उसे रोकने की काफी कोशिशें कर रही होती है और लियम कहता है कि मैं तुम्हें अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा। और तभी अचानक वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर इस बंदे का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। यहाँ के लोगों के ऊपर बस मेरा हक है और मैं ही उन्हें परेशान कर सकता हूँ। अमागी कहती है कि ये बंदा पहले से ही मर चुका है, मैं इस किंगडम के सारे करप्ट लोगों को जान से मार दूंगा। लेकिन अमागी उसके हाथ से स्वॉर्ड लेकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और वो ये कहती है कि अगर आप सारे के सारे करप्ट लोगों को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको मेरे जैसी और भी ज्यादा डॉल्स को ऑर्डर कर देना चाहिए। और लियम कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मास्टर इससे आपकी रेपुटेशन काफी खराब हो जाएगी। और फिर हम दोबारा से उसी बार का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों पियक्कड़ बंदे लियम के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमारे नए लॉर्ड ने काफी सारे नए स्कूल्स बनाने का ऑर्डर दे दिया है। अरे हाँ, उसने काफी सारे करप्ट लोगों को भी जान से मार दिया है और जैसे जैसे ये नए स्कूल्स बन रहे हैं तो हमें भी काफी काम मिल रहा है। और फिर हम लियम को देखते हैं जो कि अपनी मेगा के पास जा रहा होता है। क्या हाल है कैप्टन? और ये बंदा पिछले 3 सालों से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। और तभी यहाँ पर यासुशी की एंट्री हो जाती है और वो ये कहता है कि तुम्हें एक ऐसे मेगा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसे हर कोई चला सके। तुम्हारे लिए एक अलग मेगा होना चाहिए जिसे बस तुम ही ऑपरेट कर सको। और तभी कैप्टन ये बताता है कि हमारे पास एक और मैनुअल मेगा है जो कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का था, तो तुम चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर हमें उसी मेगा को दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि यासुशी एक खंडर टाइप एरिया में आया हुआ होता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मेरे काम का हो। और वैसे भी वो बच्चा काफी मेहनत कर रहा है, अगर वो ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन वो कामयाब हो जाएगा। और वो खड़ा हुआ ये सारी बातें सोच रहा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे अच्छे दिन चले जाएंगे। लेकिन तभी अचानक वो गलती से एक लीवर को दबा देता है जिससे उसके पीछे एक सीक्रेट डोर अपीयर होता है और इसके अंदर एक काफी खतरनाक नाइट मेगा रखा हुआ होता है, जिसको देखकर यासुशी ये सोचता है कि ये मेरे काम आने वाला है। और दूसरी तरफ हम लियम को देखते हैं जो कि अब भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका बटलर उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आप उस नाइट को सही करवा रहे हो। अरे हाँ, मैं उस नाइट को सही करवा के अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करने वाला हूँ। वैसे ये नाइट तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर की यूनिट का एक काफी इम्पोर्टेंट नाइट था और मुझे इस बात की काफी खुशी है कि उन्हीं की ब्लड लाइन का कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है। और अब ये दोनों इसी ट्रेनिंग के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और ये बटलर कहता है
कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग एकदम बकवास है और ये आपके किसी भी काम नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्रेनिंग काफी इम्पोर्टेंट है और मास्टर यासुशी ने मुझे कहा है कि इससे मैं उनकी वो टेक्निक सीख सकता हूँ। और फिर हम अमागी को देखते हैं जो कि इसी नाइट के पास आई हुई होती है और वो अपने सामने कुछ स्क्रीन्स देख रही होती है और वो ये कहती है कि वो बंदा यासुशी मुझे बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं लगता। जिसके बाद वो इस नाइट के पास आ जाती है और उसे टच करके ये कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा से वर्किंग स्टेज में लाने की पूरी कोशिश करूंगी, बस तुम हमारे मास्टर की रक्षा करना। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ की वेपन फैसिलिटी की एक मेंबर जिसका नाम नियोस होता है वो यहाँ पर आ जाती है ताकि इस नाइट को सही किया जा सके और वो अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन लियम को दे रही होती है। जिसके बाद लियम भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है और नियोस कहती है वैसे ये जो आपके साइड में खड़ी हुई है ये तो एक AI रोबोट है। अरे हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ, वैसे हमारे एम्पायर में AI को रखना पूरी तरह से बैन नहीं है। जिसके बाद वो अमागी की एक एक पार्ट्स को चेक करना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि आप तो बड़े कमाल की हो, आपने इसका एक एक पार्ट बड़े ध्यान से चुना है। और वो उसके इनर पार्ट्स को भी चेक करने वाली होती है पर लियम उसको रोक देता है, अबे ओए ये तुम क्या कर रही हो। जिसके बाद ये सारे उसी नाइट के पास आ जाते हैं और लियम नियोस से कहता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें इसे सही करना है। वैसे इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये काफी पुराना हो चुका है और मेरे ख्याल से आपको एक नए मेगा का इस्तेमाल करना चाहिए जो काफी एडवांस हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इसी का इस्तेमाल करना है, तो तुम बस इसी को ही सही कर दो। और इस नाइट को काफी गौर से देखने के बाद नियोस ही कहती है कि ये नाइट काफी पुराना हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पार्ट्स भी हमें नहीं मिलेंगे और इसके अंदर तुम्हारा मोटा खर्चा आने वाला है। मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से सही हो जाए और इसके अंदर लगने वाले सारे पार्ट्स एकदम एडवांस लेवल के हों। जिसके बाद लियम उसे ये बताता है कि जब तुम इसे पूरी तरह से सही कर दो तो इसके अंदर एक फिनिशर भी ऐड कर देना। क्या एक फिनिशर? वो क्या होता है? जिस तरह से हम आसमान में एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं उसी तरह से दूर रेंज के एनिमीज को खत्म करने के लिए हमारे पास एक फिनिशर होना चाहिए। और अभी सारे इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक यहाँ पर यासुशी की एंट्री हो जाती है और वो ये सोचता हुआ आ रहा होता है कि चलो जाकर देखते हैं कि आखिरकार वो बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन जैसे इसकी नजर नियोस को देखती है तो ये उसके प्यार में लट्टू हो जाता है, यानी कि इसे एक तरफा प्यार हो जाता है। और नियोस कहती है कि ये एकदम बकवास है। यासुशी को ऐसा लगता है कि वो इसे बोल रही है लेकिन वो लाइम को मना कर रही होती है कि तुम्हारा ये आइडिया एकदम बकवास है। और अब ये दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं और लियम भी उसे समझाने की काफी कोशिशें करता है कि मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए, प्लीज मेरे लिए कर दो। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये दोनों ही यासुशी को इग्नोर कर रहे होते हैं और तभी वो सही मौका देकर नियोस से ये पूछता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। लेकिन नियोस उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और यासुशी को ऐसा लग रहा होता है कि लियम उसकी होने वाली बंदी के साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो ये कहता है कि मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो लियम को पनिश करने के लिए एक नदी के बीच में आ जाता है और जहाँ पर उसने लियम की आंखों पर पट्टी बांधी हुई होती है और उसके हाथ में जो लकड़ी होती है उसके ऊपर भी काफी भारी वेट होता है और यासुशी भी उसके ऊपर न जाने कौन कौन सी चीजें फेंक रहा होता है। और वो ये कहता है क्या हुआ लियम, तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है क्या? अरे यार वो तो ठीक है पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ये ट्रेनिंग तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, अगर तुम ऐसी ट्रेनिंग से पीछे हट जाओगे तो तुम एक ट्रू वॉरियर कैसे बनोगे? तो चलो मेरे इन अटैक से बचकर दिखाओ। जिसके बाद वो ट्रेनिंग के नाम पर लियम की बैंड बजा देता है और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम दोबारा से बुयास को देखते हैं जो कि अपनी शिप में एक प्रिजन के पास आता है और वो ये कहता है कि फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। क्रिस्टीना कहती है वैसे हम कहां पर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मेरे ट्रेजर आइलैंड पर और वैसे तुम काफी सुंदर हो सुंदरी। जिसके बाद वो क्रिस्टीना को लेकर एक साइंटिस्ट के पास आ जाता है और उसे ये पूछता है कि मेरी पुरानी पेट कैसी है। और वो यहाँ पर एक काफी अजीब क्रिएचर को बाहर निकालता है और ये कहता है कि कुछ टाइम पहले तक तो ये जिंदा थी लेकिन अब इसका काम 25 हो चुका है, यानी कि ये मर चुकी है। और ये भी एक ह्यूमन थी जिसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ऐसा बना दिया गया होता है। और फिर ये क्रिस्टीना को भी यहाँ पर बांध देते हैं और बोयास कहता है कि मैं चाहता हूँ पहले तुम इसकी आंखें निकालो और इसकी हथेलियों में लगा दो ताकि जब मैं इसे एंजॉय करूं तो ये भी सारा कुछ देख पाए। और जब क्रिस्टीना अपने आसपास देखती है तो उसे यहाँ पर काफी सारी लड़कियां दिखाई देती हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उन सभी की हालत काफी खराब हो रही होती है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम दोबारा से लियम को देखते हैं जहाँ पर नियोस ने अपना सारा काम खत्म कर दिया होता है और वो ये कहती है कि तुम्हारा ये नाइट दोबारा से तैयार हो चुका है,
और इसके अंदर मैंने काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं और अब वो उसे लेकर इस मेगा के अंदर आ जाती है और उसे सारे के सारे कंट्रोल्स समझाना शुरू कर देती है। लियम कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है। अरे हाँ, हमने इसके अंदर सारे के सारे लग्जरियस पार्ट का इस्तेमाल किया है। और फिर जैसे नियोस इस नाइट को स्टार्ट करती है तो ये लियम को स्कैन करना शुरू कर देता है और वो ये बताती है कि अब इस नाइट ने तुम्हें स्कैन कर लिया है तो तुम्हारे अलावा इसे कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता। और जैसे लियम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो अपना बैलेंस खो देता है और पटाख से नीचे गिर जाता है। नियोस कहती है कि इसके अंदर कोई भी ऑटो पायलट नहीं है और न ही इसके अंदर कोई बैलेंसर लगा हुआ है, तो इसीलिए अगर तुम इस मेगा को कंट्रोल करना चाहते हो तो वो तुम्हें खुद ही करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा मेगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा बन जाएगा। जिसके बाद लियम इसे कंट्रोल करने पर लग जाता है और काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद वो फाइनली इसे दोनों पैरों पर खड़ा कर लेता है। जिसके बाद लियम उस नाइट को लेकर बाहर आ जाता है और नियोस ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। तुम्हारे अंदर तो काफी टैलेंट है, क्योंकि इसको ऑपरेट करना इतना भी आसान नहीं था। और अब वो लियम को इसके बाकी के इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए उसके काफी करीब आ जाती है, जिससे उसके संतरे लियम के एकदम नजदीक होते हैं और लियम का ध्यान भी उन्हीं के ऊपर होता है। और बाहर उसका मेगा भी एक अजीब सी एक्सरसाइज कर रहा होता है और ये एक्सरसाइज तो आप समझ ही गए होंगे। और ये सारा कुछ देखकर यासुशी की सुलग रही होती है, अबे ओए तू अंदर क्या कर रहा है। और तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि ये रोबोट अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है और ये हरकतें काफी वियर्ड होती हैं। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि लियम अंदर बैठा हुआ अपने दिमाग में ये सारी खिचड़ी बना रहा होता है। और नियोस कहती है कि प्लीज इसे बंद करो, मुझे काफी अजीब लग रहा है। और इसी दिन के बाद यासुशी ने लाइम की ट्रेनिंग को 10 गुना हार्ड कर दिया होता है। और फिर लियम अमागी से कहता है कि मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है, लेकिन अब भी मैं उस टेक्निक को सीख नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। वैसे मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी की सारी दिक्कतें उस यासुशी के अंदर हैं। और यहाँ पर लियम कुछ और ही सोच लेता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मास्टर के ऊपर कम भरोसा करता हूँ और इसीलिए मैं ये टेक्निक नहीं सीख पा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और ट्रेनिंग करते करते काफी सारे मौसम बीत जाते हैं और काफी लंबा अरसा गुजरने के बाद लियम फाइनली उस टेक्निक को सीख लेता है। और जैसे वो दूर से एक स्लैश करता है तो सामने रखे हुए पिलर की धज्जियां उड़ जाती हैं। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? इस तरह की तो कोई भी टेक्निक एग्जिस्ट नहीं करती, मैं तो इससे मजाक कर रहा था। मास्टर, क्या मैं इस ट्रेनिंग में पास हो गया? और यासुशी की अंदर ही अंदर फट रही होती है, अरे यार ये बच्चा काफी कमाल का है, जिस टेक्निक को मैं नहीं सीख पाया उसे इसने सीख लिया। लेकिन यहाँ भी वो बड़ी चालाकी से काम लेता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अभी भी तुम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हो जो कि मैंने तुम्हें दिखाई थी। और फिर अगले सीन में हम दोबारा से लियम को देखते हैं जो कि अमागी के साथ होता है और अमागी उसे ये बताती है कि ये प्लेनेट हमारा है, लेकिन यहाँ पर माइनिंग करना काफी मुश्किल है और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक प्लांट लगाया था, लेकिन हमारे एनिमीज ने हमारा वो प्लांट तबाह कर दिया और हमारे मेगाज ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। और लियम को ये सारी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है तो चलो हमारी सारी की सारी शिप्स को रेडी करो, हम फाइट करने के लिए एकदम तैयार हैं। अरे रुको मालिक, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एक लॉर्ड हो। मैं जानता हूँ कि मैं एक लॉर्ड हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी भी चीज को इस तरह से किसी दूसरे को इस्तेमाल करने नहीं दे सकता, वो चीज मेरी है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि लियम अपने मेगा के अंदर बैठकर फाइट करने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो अपने एनिमीज के सामने पहुंचता है तो वो एक एक करके सारे के सारे एनिमीज को धूल चटाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका ये मेगा काफी स्ट्रॉन्ग होता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी। और फिर हम नियोस को देखते हैं जो कि अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सारी फाइट देख रही होती है और लियम भी हर अटैक करने के बाद उस अटैक का नाम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। नियोस कहती है, अबे ओए तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अबे ओए सातवीं फेल, तू नहीं समझेगी, इसे एक्साइटमेंट बोलते हैं। और ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस होनी शुरू हो जाती है और ये पूरा का पूरा मामला एक तरफा होता है और इन सारे एनिमीज की काफी फट रही होती है। और तभी लियम ये कहता है कि ये है मेरा फिनिशर मूव, रॉकेट पंच। और जैसे वो इससे अपने एनिमीज के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है और ये सारे एक ही झटके में ढेर हो जाते हैं। पर यह अटैक लियम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो ये कहता है, अरे यार ये अटैक काफी बकवास था, मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वो नहीं किया। और तभी अमागी का होलोग्राम यहाँ पर आ जाता है और वो ये बताती है कि हमारा मिशन फेल हो चुका है और हम पायरेट ग्रुप के 10% बंदों को भी कैप्चर नहीं कर पाए हैं। और तभी लियम ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने काफी अच्छा काम किया है अमागी। और लियम के ये अटैक करने से पायरेट ग्रुप के काफी सारे बंदे मारे जाते हैं और यहाँ तक कि कुछ तो इस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं, यानी कि आखिर में जीत तो लियम की ही होती है और वो इससे काफी खुश होता है।
तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है और जैसे जैसे इस एनिमे के अगले पार्ट्स आते रहेंगे वो सारे पार्ट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो फटाक से जाकर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी सोल।